अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम, गुड good morning, जियो welcome. पाकिस्तान। अब्दुल्ला हुमा के साथ शाहीनों के शहर सरगोदा की तड़का लगी दाल, जिस तरह से आपने कहा है ना, मुझे महसूस होना हाँ, शुरू हो गया मुझे वो जायका। टेस्ट आ गया भाई, मैं आपको बता रही हूँ। और पता नहीं क्यों सुबह सुबह या तो सिर्फ खाने की ही बातें होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एकदम से भूख लगती है। खुशबू भी आ गई है उस तड़के और की। साथ में अचार और पराठा भी हो जाए तो क्या और बात है। अचार और पराठा उसके साथ, बाय द वे मुझे खबर पता है तो वो मुफ्त मिलता है। आप दाल खरीदें, बाकी चीज़ें सारी मुफ्त। बट एनीवे, अभी हम उसकी बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर मुंह में पानी आ जाएगा, बात नहीं होगी। पीएसएल की बात करते हैं। जल्दी से आपको बताएं कि पीएसएल 4 एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर मैचेस जो है उनके ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जो है वो शुरू हो गई है। और मेगा फाइनल के 500 रुपए वाले टिकट्स आधे घंटे में ही बिक गए। ना करें। कैन यू बिलीव? सो विद इन हाफ एन आवर इनके जो टिकट्स थे वो बिक गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि 12 मार्च को लाहौर में एलिमिनेटर्स मुकाबले के जनरल इनक्लोजर के तमाम टिकट्स 10 मिनट में ही बिक गए। और इस तरह अब तक माजिद खान, अब्दुल कादिर, सईद अहमद और ज़हीर अब्बास इनक्लोजर के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। पीएसएल 4 के टिकट्स का 20% हिस्सा ऑनलाइन फरोख्त किया जा रहा है और सेंटर्स पर टिकट की फरोख्त 25 फरवरी से शुरू होगी। सो अगर आप ये सोच के और सुनकर दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि अब तो टिकट बिक गए हैं, आप क्या करेंगे, तो ये 20% ऑफ द टिकट्स थे जो कि ऑनलाइन बेचे गए हैं 25 फरवरी। वैसे तकरीबन 5 दिन बाद, अब से 5वां दिन, आप डेट नोट कर लें। सेंटर्स पे टिकट मौजूद होंगे, वहाँ से जाके आप फिजिकली टिकट्स परचेज कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों से जिनसे आपको तवक्को है कि इनके पास कहीं कोई टिकट होगा वो आपको दे देंगे, ना शर्मिंदा करें ना कहें। हाँ, और बिसाइड ये वो मौका है, सामने पड़े हैं टिकट्स, आपके शहर में हो रहा है मैच, बस कर लें, आपने जो करना है कर लें। पीएसएल एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें इस तरह फ्री टिकट्स और पासेस वाला चक्कर होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। And you should like buy and support the whole thing. Anyway, ये तो हमने आपको वैसे बताना था कि टाइम कम है, मुकाबला सा, बस ले लें अपने टिकट्स जो भी आपने लेने थे। Now coming back to our top stories, तो जल्दी से वहाँ से शुरू करते हैं और आपको बताएं कि पुलवामा हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसलसल इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सिफारती, अदालती, सियासी और तजारती महाज पर नुकसान पहुँचाने की मुहिम शुरू कर रखी है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों मुल्कों को साल की पेशकश भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात की है और उन्होंने दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील भी की है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलवामा इशू पर पहली बार बात की। उन्होंने भारत को पुलवामा वाक़े की तहक़ीक़ात की पेशकश की, लेकिन साथ ये भी वाज़ेह किया कि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, जवाब देगा। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। भारतीय धमकियों के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए ख़त में कहा कि दाखिली मकासद के तहत पाकिस्तान दुश्मन बयानात से भारत खित्ते का माहौल कशीदा बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है और उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में जो जंगी जुनूनी कैफियत पैदा की जा रही है, ये अमन व इस्तेहकाम के लिए मुनासिब नहीं है। वो अपना किरदार अदा करें और सिचुएशन को डी एस्केलेट करें, टेंशन्स को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की समाअत के दौरान पाकिस्तान के वकला का कहना था कि भारत ने कुलभूषण की शहरियत का एतराफ़ नहीं किया तो कौंसलर रसाई का मुतालबा कैसे कर दिया। कल 3 घंटे द हेग में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है और भारत इस केस में खासी कमज़ोर दीवार पर बैठा नज़र आता है।
अच्छा, इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे, ओपिनियन लेंगे। साबिक निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान की जानिब से ये तक कह दिया गया है कि पुलवामा वाक़े के मिलकर तफ्तीश करते हैं, ये पेशकश कल वज़ीर आज़म ने भी की है और ऑब्वियसली जो भी इंटेलिजेंस है उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, कार्रवाई करेंगे। इससे बड़ी ऑफ़र क्या हो सकती है, मज़ीद क्या लचक दिखाएं हम? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती कि अगर ये ऑफ़र हो जाए कि जी आप तहकीकात कर लें, और मेरा ख्याल है जो बात नहीं कही गई वो ये हो सकती है कि आप इंटरनेशनल किसी ट्रिब्यूनल से तहकीकात करवा लें। साफ ज़ाहिर है कि आपकी तहकीकात हमें मंजूर नहीं होंगी, हमारी तहकीकात आपको मंजूर नहीं होंगी, तो ये बात तो बड़ी दुरुस्त है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि हमें, और वो कर भी रहा है, वज़ारत ख़ारजा मुख्तलिफ़ सफ़ीरों को बुलाकर उनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं। दुनिया को एकदम अवेयर करने की ज़रूरत है कि ये भारत के सर पर जो जंगी जुनून सवार है उसकी क्या नौयत है, उसके क्या मुहर्रकात हैं, उसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या ख़तरात उसमें मुज़मिर हैं। मेरा ख्याल ये तमाम काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखिए ये तमाम है परसुएशन, कि उनको बताने की कोशिश करना, उनको समझाने की कोशिश करना। उसके अलावा मेरा ख्याल हमें डिटरेंस पर भी ज़ोर देना चाहिए। जैसे कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर का एक हिस्सा में ये बताया है कि अगर आपने हमला किया तो हम ये ना आपके ज़हन में हो कि हम सोचेंगे, बैठेंगे, जवाब दें या ना दें। हमारे जवाब तैयार हैं और सिक्का बंद तैयार हैं, हम फौरी तौर पे वो जवाब देंगे और बहुत टिका के जवाब देंगे। तो वो भी इस चीज़ का भी मेरा ख्याल आगे बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि परसुएशन के साथ साथ डिटरेंस भी हो, ताकि वो कोई बेवकूफ़ी करने का सोच लें कि वो क्या करने जा रहे हैं। साहब, भारत कुलभूषण केस की अगर बात करें तो इसमें कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया भी इस हवाले से भारतीय बावेले का साथ देती नज़र नहीं आती। अब क्या समझा जाए? इंटरनल पॉलिटिक्स ही इसकी वजह है कि मोदी सरकार अपनी जो दाखिली सियासत है इसको बचाने के लिए या इसके हाथों इतना मजबूर हो चुकी है कि पूरे खित्ते का अमन दबाव पर लगाने की बात की जा रही है। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जो तो उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो उनके सोचने समझने वाले लोग हैं, वो तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ओपन जंग नहीं हो सकती, और ये अगर करेंगे तो वो सिर्फ वो अपने साख दाव पर नहीं लगाएंगे, बल्कि इस पूरे खित्ते का अमन जो है उसको दाव पर लगा देंगे। 1.5 अरब लोगों का मुस्तकबिल दाव पर लगा देंगे। और जहाँ तक ये कुलभूषण वाली बात है तो मेरा उसमें ये कहना है कि अब जबकि हम चले ही गए हैं तो वहाँ पर जो भी हो उसका आउटकम हमारे हक़ में होने के इम्कानात भी काफ़ी रोशन है। वो तो यही फ़ैसला होना है ना कि जी हमने उनको कौंसलर देनी है एक्सेस के नहीं देनी। लेकिन मेरे अपने ख़्याल में पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने से ही पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है, और वो नुकसान मैं आपको बता देता हूँ बरमला। वो ये है कि अब शायद आपको बहुत दुश्वारी होगी कुलभूषण को सज़ाए मौत देने में, बावजूद इसके कि अगर ये साबित भी हो जाए कि वो हिंदुस्तान का सिक्का-बंद जासूस है, क्योंकि दुनिया में इस कदर ये बात फैल गई है और यही हिंदुस्तान का मंशा था। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कामयाबी होगी, चाहे हम ये जीतें मुकदमा या हारें। ये मेरी राय है, गलत हो सकता है। चलिए जनरल साहब, वो कुलभूषण की बात थी, अब जो हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान ने इस बार तो वाजे कर दिया है कि जंग नहीं चाहते। मतलब कल अगर आप वजीर आजम की स्टेटमेंट्स भी देखें तो बड़ा क्लियर कट उन्होंने ये बात की है कि जंग चाहते नहीं है, अमन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब ये बात भारत को समझाने में आलमी बरादरी हमारी किस तरह मदद कर सकती है? देखिए जी, आलमी बरादरी हमारी उसी वक्त मदद करेगी जब हम इस बयानिए का दूसरा हिस्सा भी आगे बताएं कि हम अमन की खातिर किसी हद तक भी जाएंगे। ये बयान का आधा हिस्सा है। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम जंग की सूरत में भी किसी हद तक भी जाएंगे। ये बयानिए भी हमारी तरफ से जाना चाहिए। तो जिसको मैं कह रहा हूँ परसुएशन और डिटरेंस दोनों तरफ से चले तो फिर ही हिंदुस्तान भी सोचेगा और फिर ही आलमी बरादरी भी सोचेगी। ये सिर्फ अमन का रट लगाने से मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान की समझ में कोई बात आएगी या आलमी बरादरी की समझ में कोई बात आएगी। ये मेरा नज़रिया है, ये गलत हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों बयानियों को साथ साथ चलाना ज़रूरी है। अमन के लिए भी हम किसी भी हद तक जाएंगे, अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई जंग की सूरत में भी हम किसी भी हद तक जाएंगे। साबिक निगरान वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक तो हम लोग हैं या पाकिस्तान का मीडिया है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर इस मौजू पे भी बात कर रहे हैं तो आप हमारा अंदाज़ देख लें या हमारी गुफ्तगू का कंटेंट देख लें। दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पे अगर इंडियन न्यूज़ चैनल्स के क्लिप्स आजकल खासे वायरल हो रहे हैं, इनफैक्ट सुबह से लेकर रात तक
रात से लेकर सुबह तक वो लोग पाकिस्तान को मजा चखाने के नए नए टोटके बता रहे होते हैं। कभी टमाटर बंद कर दो, अच्छा, तो ये कभी टमाटर वाला तो बहुत ही अजीबो गरीब था। अगर हम आपको दिखा सके तो दिखाएंगे, लेकिन लिटरली इतनी सी भी चीज़ पकड़ के जिसमें कोई सदाकत हो ना हो वो इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम गले फाड़ फाड़ के बताएं कि क्या कर रहा है पाकिस्तान हमारे साथ, और पाकिस्तान दहशतगर्द है। और हर चीज़ आपने देखा है ना कि उनका स्टांस भी क्या है, उनका मूड भी क्या है, मतलब इतने बेलिजरेंट हैं कि जैसे जंग के लिए तैयार बैठे हैं टीवी पे। कभी किसी ऐशो शख्स में इल्जाम लगा देते हैं जो कि 10-12 साल पहले इस दुनिया से चला गया है, फिर एक और मास्टरमाइंड की तस्वीर जारी करते हैं जो कि बहुत ही, मैं कहता हूँ, इनएक्सपीरियंस्ड फोटोशॉप एक्सपर्ट से बनवाई थी। हाँ, हमारे पास है दिखाने को, तो हम आपको जरा दिखाने के लिए दिखा दें आप जरा जनाब। अब इसका ओरिजिनल वर्जन भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये कोई सलमान खान की मूवी का तो नहीं है? ये एक आई गेस हॉलीवुड मॉडल ने इस तरह की कोई चीज़ थी। मेरे पास इसकी वो तस्वीर भी है जिसमें पूरी शक्ल थी। इट वाज अ प्रॉपर पिक्चर, और वो आप कलाई देख लेना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेफ्ट वाली पिक्चर की बाजू के साथ जो कलाई लगी हुई है, मतलब बैड, इसमें तो आपकी एक्सपर्टीज भी नजर आ रही है, ऑब्वियस इंटेंशंस तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन आप सिर्फ फोटोशॉप ही बेहतर कर लेते तो चीज़ शायद आपके ही मुल्क में कन्विंसिंग हो जाती है। तो आपके मुल्क वाले ही लोग आपको बता रहे हैं कि यार इतना तो ना करो, तो ये कुछ ज़्यादा हो गई है। बट एनीवे, इन अ नटशेल बताना आपको ये है कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा यूज़ हो रहा है। टमाटरों की बात तो आपने कर ही दी कि अब हम टमाटर नहीं लेंगे या अपने नहीं देंगे टमाटर या समथिंग लाइक दैट। डेस्परेट मेजर्स, आई थिंक डेस्परेट मेजर्स। और ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी तरफ आपको पता ही है क्या हंगामा है। कोई हंगामा नहीं है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल चल रहा है। और बस हम ये बात करते हैं कि ठीक है, जितना गला फाड़ना है फाड़ लो, जंग की बात करनी है कर लो। जाहिर है हम भी यहाँ कुछ चुप करके तो नहीं बैठेंगे अगर कोई इस तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन उससे पहले हम शोर नहीं मचाएंगे इस तरह। एग्जैक्टली, लेट्स बी डिग्निफाइड अबाउट इट, मतलब लेट बेटर सेंस प्रिवेल अ लिटिल बिट। लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो वहाँ से भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, और इधर से नेचुरली व्हेन यू आर प्रोवोक तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कल बहुत अप्रिशिएट किया गया है पीएम की जो स्पीच थी, उसको बहुत लोगों ने तारीफ की उसकी, और लोग कहते हैं सही मानों में दिल जीत लिया उसकी। बिल्कुल, नो डाउट, शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट थी वो स्पीच। बट एनीवे, आपको बता हम ये दें कि पुलवामा हमले के नतीजे में पाक भारत ताल्लुकात ऑब्वियसली काफ़ी कशीदा तो हो चुके हैं, और इसी मामले पर दोनों तरफ के कई फनकार भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और बाय द वे, जो नहीं कर रहे हैं उनको ना बड़ा गोट किया जा रहा है कि भाई क्यों नहीं कर रहे, तुम लोग भी कुछ बोलो। तो एक इंडियन ने अपनी ट्वीट में हमारी जो अपनी मावरा हुसैन है उन पर तंज करने की कोशिश की, जिसका मावरा ने इंतहाई समझदारी से जवाब भी दे दिया। तो टैकल करना तो हमें बड़ी अच्छी तरह आता है। तो ये उस बंदे ने कहा था जी, अनिल जैन ने लिखा था, योर व्यूज ऑन द पुलवामा अटैक, आई नो यू आर नॉट गोइंग टू आंसर दिस बट स्टिल। तो बेसिकली उनको इंसाइट किया गया कि अभी तक आपने कुछ बोला ही नहीं इस बारे में, तो फिर मावरा ने ये लंबा चौड़ा जवाब दिया। You assumed what I would do before I did it. So first things first, stop judging. Second, humanity first. Every life lost in the human life is a human life lost. It's heartbreaking. Praying for sabr and more love on this side of the world. और उसके बाद stop the hate just in case someone isn't. बिल्कुल, जो मावरा ने जो जवाब लिखा था, आप मेरे किसी काम करने से पहले ही उसके बारे में आप बोल देते हैं। नहीं है तो उससे नफरत नहीं करें। एब्सोल्युटली, उन्होंने बड़ा एक न्यूट्रल किस्म का जवाब दिया कि भाई क्यों हर चीज़ में घुसने की क्या ज़रूरत है। और बेसिकली जो भी एक फ़िज़ा में जंगी किस्म की फ़िज़ा इस वक्त हुई हो, हमारा काम ये है कि हम अभी भी ज़रा टेम्पर्स जो हैं उनको लो करें, और यू नो पीस नहीं तो होना हमें और चाहिए। हमें फ़र्क क्या रह जाएगा। और बहुत लोगों ने ट्वीट किया, रीज़फर ने ट्वीट किया, शान ने ट्वीट किया, लॉट ऑफ पीपल आर ट्वीटिंग अबाउट द करंट सिचुएशन एज वेल। सो यस, तो ये जावेद अख्तर साहब, आपको पता है शबानाज भी जावेद अख्तर दोनों आ रहे थे इधर, तो उनको भी जवाब दिया गया। हमजा अली अब्बासी तो आपको पता है वैसे ही नहीं डरते कुछ कहने से, तो वो भी आ गए। मिर्ज़ा गौहर रशीद भी। बेसिकली एवरीबडी, ये रिटेलिएटरी जिसको कहते हैं ना, जवाबी फायर ऑन ट्विटर, ये हो रहा है। किसी ने पहल नहीं की, लेकिन चूंकि इतना इंसाइट किया जा रहा है फ्रॉम द अदर साइड, तो फिर कुछ जवाब तो देना ही पड़ता है। देयर यू गो, ये जवाब थे। अब जरा कराची की बात कर लेते हैं, और आपको बताएं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में सियासी रहनुमाओं के कत्ल के कई वाक़यात जो हैं वो बताते हैं कि कराची में सब अच्छा नहीं, शहर का अमन व ईमान फिर ख़राब हो रहा है। और पीर की शब कराची में पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अब्दुल हबीब को सखी हसन चौरंगी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब्दुल हबीब गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्का PS 122 122 के उम्मीदवार थे, और अपोजिशन इस पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही है।
हम लोग बहुत कंसर्न हैं कि ये पे दर पे वाक़यात हुए जा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए मुनासिब तरकीबें और अवामिल नज़र नहीं आ रहे। कमेटियां कायम की जाएं जिसका काम ये हो कि वो डिस्ट्रिक्ट में अमन व अमान की तरगीब दे। इससे पहले गुज़श्ता 23 दिसंबर को रिजविया सोसाइटी में पीएसपी के टाउन ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग से पार्टी के 2 ओहदेदारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। 25 दिसंबर को एमक्यूएम के साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आबदी को निशाना बनाया गया। रवमा 11 फरवरी को न्यू कराची में यूनियन काउंसिल नंबर 6 के दफ्तर पर मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग के नतीजे में एमक्यूएम पाकिस्तान का एक और कारकुन शकील अंसारी जाँ बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हुआ। 13 फरवरी को लाड़काना में फायरिंग करके बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मजदूर कत्ल कर दिए गए। उधर 15 फरवरी को साइट एरिया में फायरिंग से पीटीआई कारकुन अब्दुल रहमान औरंगी टाउन में शफकत को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। इससे पहले होने वाले वाक़यात की बात करें तो वो इनके अलावा हैं। वज़ीर आला सिंध सूरत हाल पर तशवीश का इजहार तो कर चुके हैं, लेकिन मौसर इक़दाम के बगैर हालात जाहिर है काबू से बाहर हो सकते हैं। इसी पे जरा बात कर लेते हैं। मुशकिलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमने पूरी एक डिटेल दी है। नवंबर में कराची में सियासी जमातों के रहनुमाओं को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। बिलावल भुट्टो के अपने शहर लाड़काना में भी 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है और ऑब्वियसली उसके बाद भी हमने नहीं देखा कि कुछ हुआ हो। क्या वजह है कि सूबे का अमन इस तरह ख़राब हो रहा है? ये जो आपका सवाल है ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये कोई झुटलाया नहीं जा सकता और सिंध हुकूमत अपनी भरपूर कोशिशें अभी भी कर रही है कि एक बार फिर हम उस सिचुएशन पर पहुँचें जहाँ पर पूरे सिंध के अंदर एक मिसाली अमन अमान की सिचुएशन हो। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द असेंबली पर कुछ चीज़ों का भी इजहार कर चुके हैं जो उनको प्रैक्टिकल इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियाँ हैं कि कुछ जो अदालतों के फ़ैसले हैं वो अब आड़े हाथों आते हैं बीच में सिंध गवर्नमेंट के पुलिस को मैनेज करने के लिए। मैं समझता हूँ इसके ऊपर बिल्कुल सोच विचार करने की ज़रूरत है और इसीलिए सिंध गवर्नमेंट एक नई कानून साजी के प्रोसेस को स्टार्ट दिया जा चुका है जिसके तहत हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे कवानीन को मुतारिफ़ कराया जाए जो कि इफ़ेक्टिव तरीके से सूबा सिंध के अंदर पुलिसिंग भी हो सके और हम सिंध के शहरियों को अमन अमान की सिचुएशन दे सकें। एट द सेम टाइम पुलिस को ऑटोनॉमी ऑफ कमांड हो, बट एट द सेम टाइम जो हुकूमत हो उसके पास पूरा इख्तियार हो पुलिस की कार्रवाई को स्क्रूटनाइज़ करने के लिए। और जहाँ जहाँ पुलिस अच्छा काम करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अच्छा काम करें, सिंध गवर्नमेंट उसकी सताइश करे, लेकिन जहाँ पर लैप्सेस हों उसके खिलाफ सिंध गवर्नमेंट कर सके। सिंध में अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि कराची में ज़िलाई सतह पर अमन व अमान कमेटीज़ बना दी जाएँ। अपैरेंटली तो एक माकूल तजवीज़ है, इस पर आप लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है? इसकी जो कानूनी रुकावट है उसके ऊपर भी थोड़ी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये जो कमिटीज़ थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे, ये 2002 का जो पुलिस ऑर्डर था उसके अंदर इनकी तजवीज़ दी गई थी। बाद में जब पुलिस ऑर्डर को रिपील कर दिया गया तो ये कमिटीज़ का क़याम भी ख़त्म हो गया। जो सिंध गवर्नमेंट नई कानून साजी के ऊपर काम कर रही है उसके अंदर एक बार फिर इन कमिटीज़ को प्रपोज़ किया जाएगा जिसके तहत ये कमिटीज़ जो हैं वो स्क्रूटनाइज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवीज़न लेवल पे अमन अमान की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर एक और गुजारिश ये करना चाहूँगा कि चूँकि अब हाई कोर्ट का वो फैसला फील्ड में मौजूद है जो कहता है कि हुकूमत पुलिस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, या पुलिस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करनी हो वो आईजी सिंध को करनी होगी, तो मैं समझता हूँ ये भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसको नई कानून साजी के अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब आखिर में मुर्तज़ा ये भी बता दें कि सिंध हुकूमत शहर में अमन पीस क़याम करने के लिए कर क्या रही है? कोई प्लान हो, कुछ शहरियों को एटलीस्ट ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो कि अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं? देखिए, आपको ये याद होगा कि ये सिंध गवर्नमेंट की पॉलिटिकल कमिटमेंट थी जिसकी वजह से कराची टारगेटेड ऑपरेशन ने अच्छे तरीके से काम किया। रेंजर्स को भी पुलिसिंग के इख्तियारात कराची शहर में दिए गए जिसका नतीजा ये था कि कराची के अंदर एक इफ़ेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम की गई। सिंध गवर्नमेंट ने जो कुछ भी करना हुआ कराची को एक बार फिर वो अमन अमान की सिचुएशन देने के लिए इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट देगी। मैं समझता हूँ इस तरह के लैप्सेस
होते हैं, लेकिन जो मजबूत अक़वाम होती हैं वो उन लैप्सेस का मुकाबला करते हैं और एक बार फिर खड़ी होती हैं। हमने बहुत बुरा टाइम देखा था, लेकिन एक यकजोई के साथ, मेहनत के साथ आपने देखा कि हम सब ने इस चीज़ को ओवरकम किया और कराची के अंदर बहुत बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी। सिंध गवर्नमेंट आज भी कमिटेड है कि हम तमाम रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए इंशाल्लाह कराची के शहरियों को वही मिसाली अमन व अमान की सिचुएशन देंगे जो कि 2018 इलेक्शन से हमने कराची शहर में छोड़ी थी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और सुबह सुबह जिस मक्खनी दाल का हमने तस्करा किया था विद अचार एंड मुफ्त रोटी, जिसका हमने जिक्र किया और पूरे हमारे स्टूडियो में ना उसकी खुशबू जो थी वो फैल गई थी। एक्चुअली असल में नहीं है, लेकिन हमारी सेंसेस हमें बता रही हैं कि उस तरफ चल पड़ो। तो शाहीनों के शहर सरगोदा में देसी घी का तड़का लगी झाल चक्कियाँ की मशहूर, ये जगह का नाम है बाय द वे, उसकी मशहूर दाल जायके और लज्जत के लिहाज से अपनी अलग ही शनाख्त रखती है। और एक्चुअली जब हमने सुबह ये जिक्र किया तो हमें ऑलरेडी ट्वीट्स आना स्टार्ट होगी। बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं उन्होंने ये खाई हुई है। चना और मूंग की दाल ये मिक्स होके बनती है और गुज़िश्ता 60 साल से अपनी लज्जत कायम रखे हुई है। और होटल मालकान जो है दाल की प्लेट के साथ मुंह में पानी आ गया, अचार और रोटियां मुफ्त देते हैं। और अब ये खाने वाले पे डिपेंड करता है उसकी हिम्मत पे कि कितनी रोटियां खा सकते हैं, क्योंकि रोटियां मिल रही हैं मुफ्त। अच्छा, व्हाट अबाउट उबले हुए चावल? मतलब दाल के साथ तो वो भी चावल हो का सकते कॉम्बो हैं। होता मलिक है। वो साथ उबाल के आप खुद ही ले जाएं टिफिन में। मलिक असगर चाहिए। रिपोर्ट करेंगे। शाहीनों के शहर सरगोदा से 15 किलोमीटर की मुसाफत पर अड्डा झाल चक्कियां और उससे मुल्हिका झाल चक्कियां की मशहूर दाल का होटल साल हा साल से खाने पीने का मरकज बना हुआ है। तकरीबन 60 साल कबल शाहजी होटल वालों के नाम से जमान शाह नामी शख्स ने झाल चक्कियां की दाल यहां पर मुतारफ कराई, जिसे उस वक्त लंगर का नाम दिया गया। इब्तदाई तौर पर ट्रक ड्राइवर्स और गरीब मेहनत कश दाल खाने के लिए आते और उन्हें दाल की प्लेट का मुआवजा वसूल करके रोटी मुफ्त दी जाती थी और खाने वाला जितनी चाहे रोटियां खा ले, उसके पैसे वसूल नहीं किए जाते थे, बल्कि इसके साथ अचार भी उन्हें मुफ्त फराहम किया जाता था। चक्कियों वाला जो है बहुत मशहूर दाल है, हर बंदा बड़ा दूर से आता है, खाता है, लेके जाता है, बल्कि मैं भी खाता हूँ, घर भी लेके जाता हूँ। देसी घी के तड़के के साथ तैयार होने वाली दाल की शोहरत शहरी इलाकों तक पहुंची तो लोगों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलियों के हमरा यहां आकर दाल खाना शुरू हो गई। दाल चावल, दाल रोटी की शोहरत इस कदर फैली कि झाल चक्कियां वाले शाहजी होटल की मुख्तलिफ ब्रांचों ने न सिर्फ अंदरूने शहर बल्कि खुशाब, मंडी बहावलदीन और लाहौर में भी ब्रांचें कायम कर दी गयी। तो पहले हम स्टार्टिंग में हमारा एक छोटा सा झोपड़ा होता था जिसपे हमारे बुजुर्ग बैठते थे, दाल सेल करते थे, और दाल की वजह से ये आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। झाल चक्कियां और गिरदो नवाह के रिहायशियों का कहना है कि शाहजी होटल वाले दाल फरोख्त करने से कबल अड्डा झाल चक्कियां पर गोश्त फरोख्त करते थे। चूंकि मंगल और बुध के रोज गोश्त का नागा होता था, इसके लिए इब्तदाई तौर पर दाल फरोख्त करने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन फिर दाल इस कदर मशहूर हो गई कि शाहजी होटल वालों ने गोश्त की फरोख्त ही बंद कर दी। यहाँ दाल की प्लेट जो किसी जमाने में 5 से 10 रुपए में दी जाती थी, अब 120 रुपए में फराहम की जा रही है। हम इनके पास आते हैं, देसी घी की दाल होती है इनकी, बहुत मज़ेदार। हम अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं। झाल चक्कियां की दाल जायके के लिहाज से अपनी अलग ही शिनाख्त रखती है। देसी घी का तड़का हो और साथ इसके अचार, यकीनन इससे मज़ा ही दोबाला हो जाता है। जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ लेकिन मुंह में पानी आ रहा है, और मुझे ना ऐसी चीजें देख के, और टीवी पे मतलब दूर से देख रहे होंगे, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। हाँ, और वो जो चावलों की आप बात कर रही थी वहाँ उबले हुए चावल, हाँ, उबले हुए चावल और पूरा सोक करके ना दाल डाल के। अच्छा जी, हमें किसी ने लिखा है कि ये महसूसमेंट जो वर्ड था ये आपने इन्वेंट नहीं किया, ये काफ़ी देर से चिट चैट वगैरह में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, आप ले लें, हम तो वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, हम तो इस किस्म की चीज़ें कर ही लेते होते हैं, हमने नहीं है। लेकिन जितने लोग बाकी तारीफें कर रहे हैं और विशेस कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले एक स्कूल है जी, SMB फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल, और उसकी 2 स्टूडेंट्स ने 5वीं ऑल पाकिस्तान आर्ट फॉर चेंज मुकाबले में 2री और 5वीं पोजीशन हासिल की है। सो दैट इज़ रियली गुड, और हम इसलिए एक्साइटेड हैं बिकॉज हम इनके कुछ स्कूल्स वगैरह में गए हैं एंड दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। एमन कदीर कंपटीशन में दूसरे नंबर पर, मुझे लग रही है वैसे कुछ,
तो एमन कदीर ये हैं, दूसरे नंबर पर आई है, जबकि लाइबा यूनुस को 5वीं पोजीशन मिली है और दोनों स्टूडेंट्स ने वाटर कंजर्वेशन के हवाले से पेंटिंग बनाई थी। टॉपिक भी अच्छा है और मैसेज भी अच्छा है। थैंक यू फॉर वेकिंग अप फॉर अस। आपकी बड़ी ट्वीट्स आती हैं कि जी अगर आपका शो ना हो और आप दोनों ना बैठे हो तो हमारा जागने को दिल नहीं चाहता। नहीं भाई, जाग तो जाया करें। अच्छा जी, इस घंटे में भी बहुत सी बातें करनी है और हमारे पास बड़े ही एक म्यूजिकल गेस्ट भी आ रहे हैं, तो टाइम कम है इसलिए शुरू कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ जाएंगे और एक बड़ा सीरियस इशू है और इसको अदरवाइज भी रोका जा सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि लोग इस नौबत ही क्यों आती है। अच्छा जी, बताएं आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स टू अवॉइड चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली, और हमारी टॉप स्टोरी भी आज की यही है। बच्चों के पैदाइश ने पाकिस्तानी माओ को बीमार कर डाला है। अबॉर्शन का रास्ता नापसंदीदा सही, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको ये सारी बता रहे हैं डिटेल्स, और काफ़ी रिपोर्ट जो है तशवीशनाक है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि खुफिया तरीके से अबॉर्शन कराने से ख़वातीन की सेहत को ख़तरा बढ़ गया है और हुकाम की जानिब से मामले पर कोई तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख से ज़ायद ख़वातीन खुफिया तौर पर अबॉर्शन से गुजरती हैं और एक अमरीकी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हमला होने वाली ख़वातीन में से निस्फ यानी तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 42 लाख ख़वातीन बग़ैर इरादा कई किए हमला होती हैं और उनमें से 54% अबॉर्शन या इसकाते अमल करवाती है। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर अगर माँ की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो तो फिर अबॉर्शन की इजाज़त है। बहुत से डॉक्टर्स इस्लामी अक़ीदे की बिना पर अबॉर्शन करने से कतराते हैं। नतीजा अब यह है कि इन ख़वातीन को गैर कानूनी तौर पर यह अमल सर अंजाम देना पड़ता है। छोटे छोटे क्लिनिक्स जो डॉक्टर्स क्वैक्स बेसिकली बैठे होते हैं उनके पास जाती हैं और हुकाम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अशद ज़रूरत है सबसे पहले तो आपके लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी है कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग अ चाइल्ड सो प्लान अ चाइल्ड। there are hundreds of ways to avoid a child. Abortion की हद तक बात नहीं जानी चाहिए। और besides मेरा ख्याल है कि right term would be to use would be कि plan not to have a child। उसमें प्लानिंग दरकार है आपकी, तो लिहाजा वो ज़रूर आप प्लान कर लें। इसी पे हम ज़रा मज़ीद बात भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी की रुकन निगत और अक्सई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। निगत साहिबा, अभी हमने कुछ एक जिक्र किया कुछ रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट्स ये हैं कि बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने इसकाते हमल का रास्ता, अबॉर्शन का रास्ता अपना लिया है। इनके पास अपनी सेहत और जान बचाने का शायद यही तरीका बचा था, तो कितना अफसोसनाक कहें हम इसे और क्या होना चाहिए? देखिए, बात तो यह है सबसे पहले कि मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ क्योंकि हमारा इस्लाम जो है तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता किसी जानदार को कत्ल करने की। लेकिन चूँकि खैबर पख्तूनख्वा और थ्रू आउट पाकिस्तान में जो है तालीम की कमी की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों की तालीम की कमी की वजह से ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी NGO मुसलसल इस पे पिछले 30-35 सालों से बात कर रही है। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो NGO सिर्फ पैसे बटोरने के काम कर रही है। किसी घर में किसी औरत को सही अवेयरनेस नहीं मिलती है कि इस तरीके से उनकी जान भी जा सकती है और उनका पूरा जो ख़ानदान है वो भी तबाह हो सकता है, और जो बच्चे हैं उनको भी वो ज़ाहिर है कि माँ के बगैर हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस पे बाकायदा तौर पे एक लेजिस्लेशन लाई जाए कि जो औरतें और डॉक्टरों को, और फिर सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि मुस्तनिद डॉक्टरों के पास वो नहीं जाती हैं, वो ये दाइयों के पास और दूसरे जो LHVs के पास जाती हैं, जिनकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और उस वजह से जो है तो ज़ाहिर है उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिलती है क्योंकि ये गैर कानूनी अमल है। अच्छा निगत साहब, ये बताइएगा, आबादी कंट्रोल करने के ज़ाहिर है बहुत से तरीक़े हैं, बहुत से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर KP से रिपोर्ट हो रहा है कि मर्द हज़रात आमादा नहीं होते या वो कतराते हैं इन तरीक़ों को इस्तेमाल करने से। आपकी नज़र में क्या कानून साजी हो सकती है इस सिलसिले में ताकि ख़वातीन की सेहत बच सके, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें? नहीं, हर बात के लिए आप कानून साजी करके तो आप देखिए ना, अगर हम कानून साजी हर बात के लिए करेंगे तो कोई मर्द जो है तो वो घर के अंदर तो किसी कानून को नहीं मानता ना। तो इसके लिए कानून नहीं, अवेयरनेस चाहिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी अवेयरनेस जब तक, लेकिन ये गवर्नमेंट के लेवल पे हो जो बाकायदा तौर पे औरत की बजाय मर्द को ज़्यादा अगर अवेयरनेस दी जाए, और ये इलेक्टेड MPs का काम है
कि वो मर्दों को, अपने हल्के के लोगों को सबसे पहले जो है तो वो इस किस्म के दलाइल से उनको ये सब्जेक्ट उनकी तकारीर में ज़रूर होना चाहिए कि अब अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जब तक अगर माँ 2 साल तक दूध देती है तो वो उसके ज़ाहिर है कि बच्चे में वक्फा होता है। लेकिन आजकल माओ ने ये वतीरा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि ये जो पाउडर निकल आए हैं और बाहर के ममालिक से जो आ रहे हैं, तो अब जो हमारी रिवायात थी, हमारी जो हमारे जो वो इस्लाम ने हमें जो वो दी थी, वो बाहर के मुल्कों ने अपना ली है, क्योंकि बाहर के ममालिक ये समझते हैं कि औरतें जो है तो जब तक अपना दूध देती रहेंगी बच्चों में वक्फा भी रहेगा, और दूसरी बात यह है कि बच्चा हेल्थी भी होगा और वो हर किस्म की बीमारी से लड़ भी सकता है। लेकिन आजकल जो बाहर के ममालिक का जो पिछले 30 सालों में जो रवैया था, वो आज हम लोगों ने अपना लिया है कि माएँ अपना दूध भी नहीं देती हैं, और ना ही जब माएँ अपना दूध ही नहीं देंगी तो बच्चों का वक्फा कहाँ से आएगा। जाहिर है ब्रेस्ट फीडिंग की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया निकत और अक्सई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सियासी बातें कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी, और बताना आपको यह है कि सलमान और हमजा शहबाज पहले ही बैरून मुल्क हैं। नैब अपने तीसरे मुल्जिम शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी रुकवाता है तो बात कुछ ऐसी गलत भी नहीं होगी। फिलहाल शहबाज शरीफ के 30 दिन तक बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करके इनका नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए समरी भी तैयार कर ली है, जो वफाकी काबीना को भेजी जाएगी। और आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर का नाम ECL पर डालने तक अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में रहेगा, और नैब ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। नैब ने वजारत दाखिला को ख़त लिखा था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का केस ज़ेर तफ्तीश है और इसलिए उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की बेटी को देखने के लिए बरतानिया जाना जा रहे थे, और जो कि दिल की तकलीफ के बायस लंदन के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ताहम तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ के बायस डॉक्टरों ने उनके सफ़र पर पाबंदी लगा दी है और अब वो इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे, तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि रीजनिंग टोटली कुछ और थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब ने वक्त दिया, बताइएगा आशियाना हाउसिंग में भी नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। सलमान शहबाज और हमजा शहबाज तो मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये नैब का फैसला है। क्या शहबाज शरीफ का ऐसा इरादा है या था कि वो बैरून मुल्क जाएंगे? मुझे नहीं पता वो बाहर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्हें आज़ादी होनी चाहिए बाहर जाने की। हमजा शहबाज जो है, उनकी बेटी यानी कि शहबाज शरीफ साहब की पोती, वो नौमौलूद है और उसका हार्ट का एक सीरियस इशू है। तो ऐसे में दिल करता है कि अपना पोता हो या नवासा हो या नवासी हो या पोती हो, उसको जाके देखे, वो उसकी दिलजोई करे। अपना बड़ा बेटा है उसका, उसकी दिलजोई करने के लिए यही पहले नवाज़ शरीफ को अपनी वाइफ जो 48 साल से उनकी अहलिया थे कुलसूम नवाज़, उनकी इयादत नहीं करने दी गई, तो कौन सा को नवाज़ शरीफ के पीछे हट गए अपने मकासद से। वो तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं उनके कदम। मरियम को जेल में डाला, नवाज़ शरीफ को जेल में डाला, अभी तक जो है वो जेल में हैं नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन अपने मकासद तो नहीं हासिल कर सके। तो लेकिन ये अल्लाह जाने इंतकाम का ये जो सिलसिला है ये कब थमना है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी कर लें, ये ओछे हथकंडे हैं। इस तरह के हथकंडों से इतने बड़े लीडरों का, जिनके पीछे पाकिस्तान के अवाम की गालिब तरीन अक्सरियत हो, उनसे आप मतलब कि अपनी यानी कि मकासद हासिल नहीं कर सकते। वो है ना कि इधर आ सितमगर हुनर तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। मुशाहिदुल्लाह साहब, एक केस के 3 मुल्ज़मान में से 2 बैरून मुल्क जाकर वापस ना आए तो तीसरे को रोकना एक समझ में आने वाली बात तो बनती है। मुस्लिम लीग नून को इस पर कोई एतराज़ तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, आप इत्तेफाक करेंगे? ये कहना कि जी एक केस में मुल्ज़मान इतने हैं, 2 बाहर हैं, 1 अंदर है, तो ये कौन सा ड्रैकोनियन लॉ जो है, इसके अंदर आप कुछ भी करते रहें। भाई हमजा शहबाज जो है ये मुल्क में ही था ना, ये सारी दुनिया को पता है कि उसकी बेटी जो है वो वेरी सीरियस कंडीशन है, तो उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर यह है कि या तो क़ानून जो है उसका इतलाक़ अक्सर तमाम लोगों पे हो,
तो इंक्वायरियाँ भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हैं, रेफरेंस भी हैं उन लोगों पे समेत प्राइम मिनिस्टर के। उनकी बहन अलीमा ख़ान है, उज़मा ख़ान है और उनके वज़ीर दिफा हैं, दीगर वज़रा हैं, उनके ख़िलाफ़ तो आपका कानून इस तरह से हरकत में नहीं आता। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम के ख़िलाफ़ पिछले 2-2.5 साल से आ रहा है, तो इससे सारी दुनिया को मज़ीद आपकी बदनामी हो रही है। आप मुल्क की बदनामी कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके कि जिन लोगों का एहसानमंद है पूरी कौम, और आपको भी जिनका एहसानमंद होना चाहिए था, आप उन्हें तकलीफ़ दे के अपनी तस्कीन कर रहे हैं। तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जी बात तो समझ में, इसलिए के केस बेसलेस केसेस हैं। मुशाहिद साहब, अब लास्टली बता दीजिए कि शहबाज शरीफ की ज़मानत के बाद हुकूमत भी ज़ाहिर है आपकी कार्रवाइयों पर तनकीद करती हमें नज़र आई, तो ये तो बड़ा आइडियल टाइम है। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, मौका है हुकूमत से बात करके उन्हें आप कवानीन में तरमीम कराएं, इकट्ठे हो जाएं इसके लिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि ये अगर वाकई कोई हुकूमत होती तो ये इतनी इनसिक्योर हुकूमत है कि इनका वज़ीर आज़म जब अव्वल तो आता ही नहीं है हाउस में, कौमी असम्बली में आता है तो वो बैक डोर से आता है और वो किसी से इतना इनसिक्योर और बुज़दिल आदमी है कि वो किसी से हाथ भी नहीं मिलाता अपोजिशन लीडर से। तो भाई बात यह है कि हमने तो पहले माजी में मुख्तलिफ़ पार्टियों को इकट्ठा करके बहुत सारी तरमीमें करवाई है समेत 18वीं तरमीम के, और अभी भी अगर इस तरह की चीज़ें हम तो तैयार हैं, लेकिन जो इनका दिल इतना छोटा है, ये इतने इनसिक्योर और कमज़ोर हुकूमत है कि ये वली अहद सऊदी अरब के वली अहद के आने पर अपोजिशन के लोगों को डर के मारे नहीं बुलाती, तो ये क्या बात करेगी। हाँ बिल्कुल, ये तनकीद कर रहे हैं अब नैब पे इसलिए कि इनकी दुम पे अभी पह रहा है। और राइट, आपका ओपिनियन हमने सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ थे। एक छोटी सी खबर, हमारे गेस्ट भी हमारा इंतजार करें एंड देन वी आर बैक टू म्यूजिक प्रॉमिस। अच्छा जी, अभी बताते हैं आपको कि सिंध में मफाद आमा के कवानीन रातों रात बन गए हैं। अमल दरामद बरसों गुजरने के बाद भी नहीं होता। कई मिसालें मौजूद हैं ऐसी, असम्बली ठीक काम कर भी रही हो, हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती। अजीब हालात हैं। कराची में गुज़श्ता साल अगस्त में अमल नामी बच्ची की हलाकत के बाद ज़बरदस्त दबाव पड़ने पर सिंध हुकूमत ने फौरी तिब्बी इमदाद का कानून पास कराया, मगर फ़िलहाल इसके नफाज के इक़दामात हमें कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। सूबे में कंज्यूमर कोर्ट्स की बात हम इसी प्रोग्राम में कई बार कर चुके हैं। वैसे हमें हैरानी भी हुई थी कि सिंध में कंज्यूमर कोर्ट काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल कर तो हम बहुत बार चुके हैं, लेकिन मगर 2014 में मंजूर होने वाले इस कानून को अभी तक कहीं भी नाफिज होना नसीब नहीं हो सका। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून इससे भी पहले 2013 में मंजूर हुआ, मगर आज तक नफाज की राह तक रहा है। और एक तो सिंध हुकूमत अवामी मफाद के कवानीन बनाती ही बड़ी मुश्किल से है, और जो 2-4 कवानीन बन भी गए हैं उन पर अमल दरामद तो लगता है कि किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है। मतलब कि प्रायोरिटी सारी लॉ बनाने पे है, इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, एटलीस्ट ये लग रहा है। इसी पे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। माहिर कानून और समाजी कारकुन शहाब उस्तो हमारे साथ हैं। शहाब साहब शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हमारे सामने 2 मामलात हैं, एक घरेलू तशद्दुद का और दूसरा सार्फिन के हकूक़ का, कंज्यूमर कोर्ट्स का। सिंध असम्बली ने 4-5 साल पहले दोनों के लिए कवानीन मंजूर करके रखे हैं, लेकिन अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो ये बता दें कि ये हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कमज़ोरी क्यों आ जाती है हर हुकूमत में? ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? ज़िम्मेदार कौन है? जब तक सोसाइटी जो है वो असर्ट नहीं करेगी, सोसाइटी के जितने भी पावरफुल वोकल जो सेक्शंस हैं, जिसमें मीडिया है, एकेडमिया है, राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, इसके अलावा लॉयर्स हैं, ये जब तक नहीं फंडामेंटल और ह्यूमन राइट्स को असर्ट करेंगे और गवर्नमेंट पे जब तक दबाव नहीं आएगा और जब तक गवर्नमेंट एक तरह से अपनी ज़िम्मेदारी मज़ीद न निभाने का जो जवाज़ है वो पेश नहीं कर सकेगी और मजबूर हो जाएगी, उस वक्त तक ये मसाइल रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सोसाइटी खुशकिस्मती से काफ़ी वाइब्रेंट है। यहाँ पे ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और लॉयर्स और इवन हमारी जुडिशरी भी प्रोएक्टिव रही है
और मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर फोकस किया जाए इन मसाइल पे और एक तरह से एक कंसेंसस डेवलप किया जाए जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। शहाब साहब, इससे पहले भी बहुत से मुख्तलिफ मामलात हमने देखे, मामलात में समाजी हकूक़ के कारकुन और वकला आला अदालतों तक पहुँचे, फिर कहीं जाकर कोई एक्शन हुआ है। क्या फिर यही रास्ता बचा है, किसी ने कोई खुद से काम नहीं करना? देखिए जी, अब मसला ये है कि बुनियादी तौर पे तो ये जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो एग्जेक्टिव की ज़िम्मेदारी होती है। पूरी दुनिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें एग्जेक्टिव का काम है कि वो लोगों के मसाइल का हल ढूंढे और उनको बेहतर हुक्मरानी से, गवर्नेंस से उनके मसले का हल ढूंढे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जो है हमारी हुकूमतें बशमूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, वो बहुत बड़ा उनका एक मसला रहा है बैड गवर्नेंस का, करप्शन का, इनएफिशिएंसी का, जिससे ज़ाहिर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नतीजतन जो एक गैप पैदा हुआ है वो ज़ाहिर लोगों ने फिर कोर्टों का रुख किया है, क्योंकि जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो आपके बुनियादी हुकूक की ज़ामिन होती हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स की कस्टोडियंस होती हैं। तो आपने देखा कि पिछले कुछ सालों से जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो नज़र आ रही है और उसके अच्छे नताइज भी निकल रहे हैं। मसलन लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, टेररिज्म का मसला हो, करप्शन हो या साफ़ पानी मुहैया करने के मसाइल हों, इनमें मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की कोशिशें हैं और जिस तरीके से वो इनिशिएटिव लिए गए, उसके बहुत, मैं समझता हूँ कि मुस्बत नताइज निकले हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले हैं। तो अब जब गवर्नमेंट करेगी तो मजबूरन लोग कोर्ट्स को। बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून समाजी कारकुन शहाब उस्तम हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन यस, सिंध हुकूमत को भी ज़रा, जिसे कहते हैं ना, जगाने की ज़रूरत है, हर मामले में जगाना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और उसके बाद वो नई चीज़ें आती हैं, जैसे अमल के हवाले से भी एक नया लॉ जो है वो पास किया गया, एटलीस्ट प्रपोजल तो आया है, फिर आपको कोई बिलीफ नहीं होता कि ये चीज़ें होने वाली हैं कि नहीं, फिर लगता है कि ये स्लिप सर्विस है, सिर्फ कहा जा रहा है, होना कुछ नहीं है। एंड वी होप कि इस किस्म का ना सिचुएशन हो।